नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय में सेंट्रलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। भारत को टुकड़े टुकड़े में होने से रोकना था उस समय में। इसीलिए उस टाइम पीरियड में हमने पंचायती राज व्यवस्था नहीं लाए थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये डिमांड उठने लगी थी कि नहीं, हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल पर लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको समझा जा सके और बेहतर तरीके से काम हम कर सकें। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 73वें नंबर का। अब यहाँ चर्चा करते हैं कि भाई आज़ादी के या फिर संविधान को हमारे 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाओं की अभी ज़रूरत है, इसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो संविधान संशोधन किया गया था 73 नंबर का जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो ये जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, ये किया गया था 1992 में 73वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसी के माध्यम से हम पंचायती राज व्यवस्था लेकर के आए थे। इसका उद्देश्य है गांवों तक लोकतंत्र को पहुंचाना है। गांव के लोग भी वोट दें, अपना सरपंच चुने, पंच चुने। इस प्रकार से यहाँ पर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर चुनावों को नियमित कराना इसका उद्देश्य था। इस संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली थी, जैसे कि ये जो व्यवस्था रही थी, ये 3 लेवल वाली व्यवस्था थी। 1, 2, 3 ग्राम पंचायत, इसके बाद आ जाता है ब्लॉक लेवल, इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 लेवल पर चुनाव कराए जाएंगे, 3 लेवल पर सरकार बनने वाली है। सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि भाई इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जा रहा है? 30% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था है। इसमें महिलाओं, SC, ST के लिए 50% का आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है ताकि जो महिलाएं हैं वो लोग भी शासन में अपनी भागीदारी निभा सकें। इसके अलावा जो गरीब पिछड़ा वर्ग है, जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर पाया, अपना विकास नहीं कर पाया है, SC ST के लोग, उनको भी सरकार मौका देती है कि आप भी सरपंच बनिए और अपना गांव का विकास करिए। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया गया था। ये इसके मुख्य बिंदु रहे हैं। अब यदि हम बात कर लें कि भाई वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या चल रही है संविधान संशोधन को लेकर के या फिर ग्राम पंचायत लेवल पर देखा जाए, आज के समय में चुनाव में खड़ा होना है, इसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गांव लेवल पर यदि हम देखें, हमारे गांव की यदि मैं खुद बात करूँ ना, तो गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, पटेल लोग हैं, वही गांव खड़े हो पाते हैं चुनाव में। उनसे आप कैसे करके कंपटीशन करेंगे? बसों में भर भर के उन गांव वालों को घुमाने लेके जा रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, कहीं कपड़ा बांट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च करने लगे हैं। आज के समय में जो बड़े बड़े किसान हैं, वो किसान नहीं है, वो कहना चाहिए गांव के, समझ लीजिए, मालिक हैं। उनसे आप कैसे करके चुनाव जीतेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। हालांकि देखा जाए महिलाओं के मामले में ना, तो 14 लाख से भी अधिक महिलाएं पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि बन चुकी हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं लागू करी जाती हैं, जैसे कि आप मनरेगा को देख लीजिए, सबसे सक्सेसफुल कार्यक्रम माना जाता है मनरेगा का।
तो ग्राम पंचायत के माध्यम से कई सारी सरकारी योजनाएं भी लागू करी जाती हैं ग्रास रूट लेवल पर। लेकिन समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है किस चीज़ की? जनता की भागीदारी आज के समय में ग्राम पंचायत लेवल पर घटते जा रही है। इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। राज्य और केंद्र सरकारों की दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। बहुत सारी जो योजनाएं हैं पहले ग्राम पंचायत लेवल पर होती थी, आज के समय में केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार डायरेक्टली कहना चाहिए लोगों तक पहुंचाने लगी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत अपनी मर्जी से फैसला लेने की बजाय केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने तक सीमित रह गए हैं। उनका काम खाली सरकार की कोई योजना आई है तो उसको हम लागू करेंगे, अपने हिसाब से अपने मन से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रभावित कर रही हैं? पहले नंबर पर आ जाता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम की कमी, जिसको हम बोलते हैं प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी अभी देखने को मिलती है। जैसे राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को पूरी पावर नहीं दे रही हैं। एक रिपोर्ट आई थी सन 2022 की जिसमें बोला जाता है कि सिर्फ 20% राज्यों ने 73वें नंबर के अमेंडमेंट में दिए गए 29 विषयों को पंचायतों को सौंपा है। इसका मतलब ये है आपने पूरी पावर अभी भी पंचायतों को नहीं दी है। सेकंड नंबर का जो चीज़ है जो प्रभावित करता है वो है रुपए पैसा, आर्थिक आज़ादी। पंचायतों को जो ग्रांट्स दिया जाता है पहले के मुकाबले अब कहीं ज़्यादा केंद्र सरकार दुनिया भर की शर्तें लागू कर देती है कि आप ये करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, आप वो काम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। इस प्रकार से केंद्र सरकार शर्तें डालती जाती है। जैसे कि बात करें 13वें नंबर के वित्त आयोग की, 13वें नंबर की फाइनेंस कमीशन में पहले 85% राशि बिना किसी शर्त के दे दी जाती कि आप अपने हिसाब से खर्चा करिए। लेकिन 15वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन आया था इसमें बोला जा रहा है कि 60% राशि को आप अपनी मर्जी से खर्च कर पाएंगे, बस हो गया। इसके बाद बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं उनमें चेंजेस हमको देखने को मिलता है। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, केंद्र सरकार डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसे डाल दे रही है। इससे क्या होता है, पंचायतों का लाभार्थियों के चयन और शिकायत निवारण में भूमिका घट गई है। एक चेंजेस जो आ रहा है अभी, 1990 में 75% भारतीय गांव में रहा करते थे, 75% लोग गांव में रहते थे। आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो है कमाने खाने के लिए शहर चले जाते हैं, 60% लोग बस बचे हैं। मतलब 100 लोगों में 60 लोग ही आज के समय में गांव में रह रहे हैं। पहले ऐसा था कि 100 में 75 लोग गांव में रहते थे। अब हम बात करते हैं कि कैसे करके फिर से हम ग्राम पंचायत को और भी ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल आज़ादी आप दीजिए। सेकंड नंबर की बात यह है, स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए पंचायतों को गांव और शहर के विकास में जोड़कर हमको काम करना पड़ेगा। पंचायतों को जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, स्थानीय विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका को आपको मजबूत करना पड़ेगा। गांव में यदि कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो गांव के लेवल पर ही उसको हम क्लियर कर सकें। लास्ट में वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि भाई 94 करोड़ भारतीय अभी भी गाँव में रह रहे हैं और 45% लोग अभी भी खेती बाड़ी के काम में लगे हैं। ऐसे में पंचायतों को केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक माध्यम आप बना करके मत रखिए, उन्हें स्थानीय शासन का वास्तविक केंद्र आपको बनाना पड़ेगा। तब जाकर के बेटर तरीके से जो ग्राम पंचायतें हैं वो काम कर पाएंगी। पंचायती राज व्यवस्था को फिर से प्रभावी और मजबूत बनाना देश के संतुलित विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।